हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं शिक्षण की अगली विधि या अगली प्रविधि समस्या समाधान की। तो सबसे पहले बात करते हैं समस्या की। तो देखिए, दैनिक जीवन में सभी लोगों के अंदर कोई न कोई समस्याएं आती रहती हैं, है ना। दैनिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं और ये समस्याएं हमारे लक्ष्यों से हमको दूर भगाती रहती हैं, ना। हम जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उस लक्ष्य से हम भटक जाते हैं, क्योंकि वो समस्या एक रुकावट बन जाती है हमारे लक्ष्य में। ठीक। तो और यदि इन समस्याओं का हम तर्कपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढ लेते हैं तो ये हमारे लक्ष्य तक पहुँच, यानी कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार समस्या से हमारा समाधान भी हो जाता है। और समस्या समाधान से तात्पर्य क्या होता है, एक छोटी सी आधी लाइन में इसको हम समझ लेते हैं, रुकावटों को हल करके, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। आधी लाइन में इसका तात्पर्य हो गया, इसका अर्थ हो गया कि रुकावटों को हल करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। समस्या समाधान से तात्पर्य हो गया। समस्या से तात्पर्य है कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और ये समस्याएं हमारे लक्ष्य से हमें दूर भटकाती हैं, दूर भगाती हैं। अगर इन समस्याओं का तर्कपूर्ण ढंग से समाधान खोज लिया जाए तो हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक। और समस्या समाधान, इस प्रकार समस्या समाधान से तात्पर्य है कि रुकावटों को हल करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। स्किनर महोदय ने कहा था कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उपस्थित करने वाली कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। यह बाधाओं की स्थिति में सामंजस्य स्थापित करने की एक क्रिया है। लेविन महोदय ने भी कहा था इस बारे में कि एक समस्या स्थिति एक रचनाहीन या असंरचित जीवन स्थल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति ज्ञात तथ्यों के आधार पर उद्देश्यों या लक्ष्यों से भटक जाता है तो वह अपने को असुरक्षित एवं तनावपूर्ण अनुभव करने लगता है। ठीक। और इसी प्रक्रम की परिणति उस समस्या के समाधान के रूप में होती है। तो लेविन महोदय ने जीवन स्थल शब्द से तात्पर्य व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण है, जिसे व्यक्ति अपने स्वयं की आकांक्षाओं, योग्यताओं, क्षमताओं के संदर्भ में व्यक्त करता है। यह क्षेत्र उसका अपना सुपरिचित होता है। इसी क्षेत्र में जब कोई कठिनाइयाँ पैदा होती है या रुकावट आ जाती है तो व्यक्ति के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी चिंता उसे उपयुक्त समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करती है कि वो उसका उचित समाधान खोजे और समस्या समाधान की स्थिति तक प्रयास करते हुए पहुंचना ही समस्या समाधान कहलाता है। समस्या समाधान के चरण कौन से होते हैं? तो पहले चरण की बात करते हैं हम। पहला चरण है कठिनाई का अनुभव करना। दूसरा है समस्या का स्पष्टीकरण एवं परिभाषीकरण। तीसरे की बात करेंगे कि प्रमाणों की खोज। ये तीन तो हो गए समस्या समाधान के चरण। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान हेतु कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि समस्या समाधान के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। देखिए, किसी भी समस्या समाधान के संदर्भ में जिन तथ्यों, सूचनाओं या प्रदत्तों में पाए जाने वाले संबंधों की खोज तीसरी अवस्था में हो जाती है। ठीक है। उसमें से कुछ समस्या के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करते हैं और व्यक्ति प्रदत्तों का अवलोकन करते करते कुछ तर्कपूर्ण सुझाव प्रस्तुत कर देता है और व्यक्ति कुछ अनुमान लगाने की चेष्टा भी करता है। वैज्ञानिक भाषा में यह प्रकल्पना का निर्माण करता है। प्रकल्पना का निर्माण बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। ठीक है। समस्या समाधान हेतु प्रस्तुत प्रदत्तों
या प्रस्तुत सुझाव के विषय में वह निश्चित करता है तथा प्रत्येक सुझाव का औचित्य निर्धारण करता है और फिर उसे अस्वीकृति करके किसी एक सुझाव को स्वीकार कर लेता है। ठीक। समस्या का समाधान। व्यक्ति, अब बात करते हैं समस्या के समाधान में, और भी इसमें बहुत से सुझाव हैं। जैसे यदि वह सुझाव उसे उचित नहीं लगता है तो वह उसे अस्वीकार करता है। अगर कोई व्यक्ति सुझाव देता है, उसको पसंद नहीं आता है तो अस्वीकार कर लेता है। कोई सुझाव पसंद आया तो उसको स्वीकार कर लेता है। बहुत सारे सुझाव लोग देते रहते हैं सॉरी समय समय पर सुझाव देते रहते हैं, लोगों को गाइडेंस करते रहते हैं। लेकिन लोग भी हैं जिनको सुझाव पसंद आता है, जो भी सुझाव जिसको जो पसंद आ गया उसको स्वीकार कर लेते हैं, जो नहीं पसंद आता है उसको अस्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे अब हम बात कर लेते हैं समस्या का समाधान, है ना। तो व्यक्ति जब एक सुझाव को स्वीकार कर लेता है, ठीक है, तो उस सुझाव को समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी समस्याओं में प्रयोग नहीं होता भाई, हर समस्या का समाधान अलग अलग होता है, तो उसके लिए अलग अलग सुझाव होते हैं। तो जो सुझाव उसे पसंद आया कि इस समस्या के लिए ये सुझाव उपयुक्त है, तो उसी सुझाव को वो अपनी समस्या समाधान में लगा देता है, उसका प्रयोग करने लगता है। अब इसके लिए देखिए समाधान का परीक्षण भी इसका है। जब किसी समस्या का समाधान मिल जाता है तो यह समाधान समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि वह वास्तविक समाधान है अथवा नहीं। समस्या समाधान में 5 अवस्थाएं, उसके चिंतन की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था कठिनाई की अनुभूति, दूसरी कठिनाई का परिभाषीकरण, है ना, तीसरी समस्या समाधान में सुझाव या परिकल्पनाएं, और चौथी अवस्था की बात करते हैं सुझाव पर विचार। 5वीं अवस्था आती है क्रिया द्वारा परिकल्पनाओं का परीक्षण। तो ये हो गए समस्या समाधान के परीक्षण की 5 अवस्थाएं। समस्या समाधान में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। देखिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समस्या समाधान शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधि मानी जाती है, किंतु भारतीय विद्यालयों की कक्षाओं में अभी इसके परिवेश हेतु अनुकूल परिस्थितियां तैयार नहीं हुई है। एक अच्छे शिक्षक द्वारा इसे विधि के रूप में अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावशाली हो सकेगी। वास्तव में क्या है कि चिंतन एवं समस्या समाधान एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ड्यूवी ने कहा था कि चिंता का प्रारंभ ही समस्या की प्रथम सीढ़ी है। समस्या समाधान स्वतः ही तर्क प्रक्रिया पर आधारित है, अतः तर्क युक्त शिक्षण ही उत्तम प्रकार का शिक्षण माना जाता है, क्योंकि शिक्षण में तर्क के द्वारा ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। समस्या समाधान में शिक्षक की भूमिका को हम कुछ बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित कर देंगे, जिससे आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बिंदु की बात करते हैं, समस्या संबंधी चिंता पैदा करना शिक्षक का ही कर्तव्य होता है। इसे उत्पन्न करने के लिए वह छात्रों में कुछ कार्यों को करवाता है या छात्रों द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए कहता है। नंबर 1 की बात करते हैं कि समस्या सरल शब्दों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों से कहा जाता है कि जो आपकी समस्या है, टीचर कहता है कि वो सरल शब्दों में प्रस्तुत करें। दूसरी बात करते हैं कि समस्या कक्षा के प्रत्येक छात्र से संबंधित हो, पर्टिकुलर छात्र की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उसका समाधान होगा तो प्रत्येक छात्र का समाधान एक साथ हो जाएगा। जब एक ही समस्या सभी की है तो समाधान भी एक एक न करके सभी को उसका जो है समाधान मिल जाएगा।
तीसरे बिंदु की बात करते हैं, शिक्षक को एक साथ कई समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए तथा छात्रों की विवेचना को निर्देशित करना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जो भी समस्या है ना, तो वो समस्या ऐसी समस्या होनी चाहिए जो शिक्षक द्वारा हल हो सके, है ना। यानी कि विद्यालय संबंधी, पठन पाठन संबंधी ही समस्या उसकी होनी चाहिए, है। तो अब हम बात करते हैं कि परिभाषा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका को समझने के लिए प्रमुख क्रियाकलाप निम्न कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले शिक्षक मुख्य समस्या के अंतर्गत अनेक समस्याओं के अवलोकन में सहायता कर सकता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते बात करते हैं कि समस्याओं को परिभाषित करना और व्यर्थ की समस्याओं को निकाल देना ही शिक्षक का ही कार्य होता है। आगे देखते हैं कि शिक्षक छात्रों द्वारा समस्या के प्रत्यक्षीकरण में सहायता प्रदान कर सकता है। शिक्षक समस्या के चारों ओर परिमाप के रूप में बाधा या सीमा स्थानित करने में सहयोग कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षक की समस्या के प्रमाप क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, प्रमाप निर्धारित करने में भी छात्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए कि समस्या को हल करने की कौन कौन सी विधि संभव है। ठीक, समस्या के स्तर पर शिक्षक को चाहिए कि वह प्रदत्तों को इकट्ठा करे, है ना, इकट्ठा करने की विधि के निर्धारण में छात्रों को सहायता प्रदान करे। इसके अतिरिक्त शिक्षक और भी कार्य कर सकता है। कौन कौन से, जैसे छात्रों में प्रदत्तों के एकत्रीकरण हेतु विभिन्न विधियों का परिचय दे। यथार्थ प्रदत्त किसे कहते हैं, यह सूझ छात्रों में उत्पन्न करे। प्रदत्तों की वस्तुनिष्ठता परखने में सहयोग प्रदान करे। समस्या के विभिन्न स्वरूपों को निर्धारित करे। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी जो समस्या समाधान में शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज़ें आप जो लोग हैं देख लीजिएगा। शिक्षकों के लिए यह विधि बाद में हम बात करते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि शिक्षकों के लिए यह विधि सबसे उत्तम समझी जाती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक छात्र की जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान आसानी से हो जाता है। क्लास के अंदर ही शिक्षक उन समस्याओं का समाधान कर देता है। इसमें और भी चीज़ें, इसमें सीखना, व्यक्तिगत कार्य संबंधी चेतना एवं धारणा इत्यादि की प्रक्रिया अधिक समुचित रूप से संपन्न होती है। यह विधि प्रेरणादायक भी है, क्योंकि उत्पन्न समस्या हमारे समक्ष स्वयं एक प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जिससे कि छात्र एक वैज्ञानिक ढंग से समस्या समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी जो है कंक्लूजन हो गया, और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें लगता है आप लोग समझ सकते हो। इसको देख लीजिएगा, और आगे का अगला टॉपिक आपको कल नेक्स्ट डे मिलेगा। ओके, थैंक यू।